नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लास में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा शीर्षक है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संगठन और कार्य। प्यारे छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1668 में स्वीडन में बैंक ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई और ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक के रूप में, लेकिन वास्तव में जो है केंद्रीय बैंक की स्थापना 1694 में मानी जाती है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता भारत में बहुत लंबे समय से अनुभव की जा रही थी और इस पर अनेक आयोग आए। हंटन आयोग की सिफारिश के अनुसार इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके उसको भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया सन 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसकी प्रारंभिक जो पूंजी थी वो 100 रुपए के अंशों में डिवाइड थी। बैंक की प्रारंभिक जो पूंजी थी वो 5 करोड़ थी, जो 100 रुपए के अंश में विभाजित थी, है ना। बाद में ये अंश जनता के द्वारा खरीदे गए थे और बाद में सरकार ने 162 रुपए कुछ पैसे जो है देकर उन अंशों को खरीदा और रिजर्व बैंक को स्वतंत्र बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, केंद्रीय बैंक को शुरू में निर्गमन बैंक भी कहा गया और इसका कारण यह था कि ये बैंक नोटों का निर्गमन करता था, नोटों की छपाई अर्थात नोटों को छापने का कार्य करता था। केंद्रीय बैंक के बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। एक मुख्य इसका गवर्नर होता है, उसी के नोटों पे हस्ताक्षर होते हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम 2 भागों में उनको बांट सकते हैं, एक केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य और दूसरा साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य, ठीक है। तो केंद्रीय बैंकिंग संबंधी जो कार्य है उसको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है आपके लिए, और आपका क्वेश्चन होगा भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित कार्यों का उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। एक पहली बात तो यही है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक लिखना होगा। आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा सकता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुख्य कार्यालय। और उसकी जो शाखाएं हैं प्रत्येक राज्य के राजधानी में है, और जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती
वहाँ उसके दायित्वों का निपटारा यानी उसके प्रतिनिधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कार्य करते हैं। तो रिजर्व बैंक का जो कार्य है, केंद्रीय बैंकिंग संबंधित जो कार्य है, उसमें पहला कार्य है नोटों का निर्गमन। आप देखते हो ना कि जो सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक के सिक्के आ गए आजकल। और इसी प्रकार मुद्रा की बात करें, जो कागजी मुद्रा है, तो कागजी मुद्रा में 10 रुपए का नोट, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, है ना। और आपने 2000 रुपए का भी नोट देखा होगा। तो ये जो नोट हैं, इनको जो छापने का कार्य है, ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो ये कार्य करता है, उसको नोटों की छपाई करने के लिए एक सुरक्षित कोष अपने पास रखना होता है। और ये जो कोष होता है, इसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण, कोष तथा 85 करोड़ रुपए के विदेशी प्रतिभूतियां, ये सुरक्षित रखने होते हैं। अर्थात 200 करोड़ रुपए का ये कोष, उसको सुरक्षित रखना होता है। और इस कोष को अपने सुरक्षित कोष में रखने के बाद रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन कर सकता है। अब ये है ना कि वो कितने हजार तक का नोट बना सकता है। तो भाई 5,000 का ही बना सकता है, 10,000 का ही बना सकता है, इससे बड़े नोट भी छाप सकता है। ये देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। अमेरिका है, अमेरिका में $1,00,000 का भी नोट होता है। ठीक है, नोटों को निर्गमन का जो कार्य है रिजर्व बैंक का, एकाधिकार कार्य है, एकाधिकार है उसको। नोट निर्गमन पर रिजर्व बैंक को एकाधिकार प्राप्त है। अर्थात नोटों का निर्गमन केवल रिजर्व बैंक ही करता है। कारण, एक देश की मौद्रिक व्यवस्था में यूनिटी बनी रहती है, एक जैसे समरूपता रहती है। ठीक है, समरूपता। जब नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, तो उसका पूर्ण प्रभाव नियंत्रण होता है मुद्रा पर। देश की आवश्यकता अनुसार वो मुद्रा की मात्रा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी लोचशीलता उसमें आ सकती है। और भी बहुत सारे इसके लाभ मिलते हैं। उसको सही ज्ञान भी होता है कितनी मुद्रा चलन में क्या है क्या नहीं, है ना। देखिए, अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई तो उसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो ऐसे में उसको हम मुद्रा प्रसार कहेंगे। और ये उत्पादन से उसकी तुलना करते हैं। यदि उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा में बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया, यानी किसी भी रूप में अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ी, किसी भी रूप में उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, तो मुद्रा प्रसार है। और यदि उत्पादन की तुलना में गिर रही है मुद्रा की मात्रा, तो मुद्रा संकुचन है। और ये दोनों ही आर्थिक बीमारियां हैं। जब मुद्रा प्रसार होता है तो वस्तु सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, महंगाई होती है ना। जब महंगाई होती है तो मांग पे उसका कुप्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ता है, देश की आय पे पड़ता है। दूसरी तरफ संकुचन जब होता है तो उसमें तो मतलब कहिए कि जो बैंक वगैरह हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनमें छटनी शुरू हो जाती है। यानी मुद्रा की मात्रा में अगर कमी होगी, लोगों की जेब में क्रय शक्ति कम होगी, और जब क्रय शक्ति कम होगी तो मांग कम करेगी, और जब मांग कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा यानी लाभ की प्रत्याशित दर कम हो जाएगी।
लाभ के प्रत्याशा दर कम होने के कारण उत्पादन घटेगा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, है ना। बैंक का पैसा नहीं लौटेगा, बैंक दिवालिया होने लगते हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है पूरी तरीके से। और ये कहा जाता है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। और बुरा इसीलिए है क्योंकि जब मुद्रा प्रसार होता है, महंगाई होती है, यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाता है। लेकिन जब मुद्रा संकुचन होता है तो रोजगार के अभाव में, क्रय शक्ति के अभाव में हम आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं। चलिए, ये बात की बात हो। तो नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक का एक अधिकार है, और प्रत्येक प्रकार के नोट, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, है ना, और साथ ही 2000 और 1000 के नोट भी, और इससे बड़ी राशि के नोट भी रिजर्व बैंक निर्गमित कर सकता है, अर्थात उसे छाप सकता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा ना, जो पुराने नोट थे वो सब वापस लिए गए, नई मुद्रा चलन में आई, ठीक है, और इस कार्य पर रिजर्व बैंक ने बाखूबी निभाया, ठीक है। नोटों का निर्गमन, ये काम आपकी समझ में आ गया होगा। ये केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। दूसरा है सरकार का बैंकर। अब देखिए ना, हमारे और आपके बैंक होते हैं, ये व्यापारिक बैंक है, जैसे ओबीसी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, है ना, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इलाहाबाद बैंक है, दुनिया भर के सिंडिकेट बैंक वगैरह हैं, ठीक है। ये हमारे बैंक हैं, है? और ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये किसका बैंक है? सरकार का बैंक है। जैसे हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, बैंकों के पास जाते, सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। अगर सरकार का पैसा जमा करना है तो भी रिजर्व बैंक करेगा, सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करनी है तो भी रिजर्व बैंक करेगा। सरकार के समस्त आर्थिक लेन देन किसके द्वारा होंगे? रिजर्व बैंक के द्वारा होंगे। समय समय पर सरकार को वित्तीय सलाह देना, है ना, अन्य बैंकों की स्थिति के बारे में, दूसरे राष्ट्रों के बैंकों की स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह। और जब भी कभी सरकार रिजर्व बैंक से सलाह मांगती है तो रिजर्व बैंक उसको सलाह देता है। तो सरकार का बैंक है रिजर्व बैंक। आप एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिए, रिजर्व बैंक से हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिजर्व बैंक में ना तो आपका खाता है, और ना ही आप उसमें जमा करते हैं, ना ही आप उससे निकालते हैं, ना ही वो आपको लोन देता है। यानी कि वो साधारण बैंकिंग संबंधी कोई भी कार्य नहीं करता है इस प्रकार की। रिजर्व बैंक जो है सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। हमारे बच्चे अक्सर धोखा खाते हैं, रिजर्व बैंक के कार्य लिखो तो ऋण देते हैं, ब्याज पैसा देते हैं, लोन देते हैं, ये सब कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, हमारा तुम्हारा बैंक नहीं है, वो सरकार का बैंक है। ध्यान रखना इस बात के लिए। आगे चलते हैं, यानी कि सरकार का बैंक के रूप में मैंने बता दिया, सरकार के लिए अगर पैसे की जरूरत है तब भी उसका प्रबंध कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था करनी तो रिजर्व बैंक करेगा, ठीक है। सरकारी बॉन्डों की बिक्री कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा। सरकार के लिए जनता से जो ऋण है वो रिजर्व बैंक बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त करता है, उनका भुगतान भी करता है। बैंकों का बैंक है। आप देखिए कि जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रण में हैं। बिना उससे लाइसेंस लिए और बिना उसके नियमों को माने भारत में बैंकिंग व्यवसाय कोई नहीं कर सकता है। सारे बैंकों का बैंक है वो। समस्त बैंक, जैसे हमारा और बैंक का संबंध है, ग्राहक का संबंध है,
हम बैंक के ग्राहक होते हैं, हमारे जिस बैंक में खाता है चाहे कोई सा भी बैंक हो, तो हम बैंक के लिए ग्राहक हैं। ऐसे ही रिजर्व बैंक और बैंक है ना, तो रिजर्व बैंक के सारे बैंक कस्टमर समझो, ठीक है, सारे ग्राहक हैं उसके। रिजर्व बैंक इन बैंकों का एक नगद कोषानुपात रखता है, और ये नगद कोषानुपात उस समय बहुत काम आता है जब कोई बैंक अपना आर्थिक यानी कि देनदारियों या दायित्वों का निपटारा नहीं कर पाता है, तो उस समय रिजर्व बैंक उसकी सहायता करता है। ग्राहकों का जो पैसा रिजर्व यानी कि अन्य बैंकों में जमा है, मेरा बैंकों में जमा है या आपका जमा है या अन्य सभी लोगों का जमा रहता है, किसी का किसी बैंक में, किसी का किसी। अगर कोई बैंक किसी कारण से दिवालिया हो जाए तो उस बैंक का जो एक नगद कोष वहां है, तो उससे वो उस बैंक के दायित्वों का निपटारा कर सकता है। एक बात ये हुई नगद कोषानुपात। बैंकिंग व्यवसाय करना है तो रिजर्व बैंक के पास जाना पड़ेगा, है ना। और इसमें और भी बहुत सारे कार्य करता है वो बैंकों के लिए, है ना। जैसे बैंकों का निरीक्षण करना, जितने भी अनुसूचित बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, इन बैंकों को एक दूसरे के साथ मर्ज करना। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब का मर्ज हुए हैं आपस में, ठीक है, और इनका निरीक्षण करना, है ना। साप्ताहिक रिपोर्ट आती है रिजर्व बैंक के पास, इनकी आर्थिक स्थिति में पूरा ध्यान रहता है रिजर्व बैंक का, ठीक है। तो वो बैंक का निरीक्षण करता है। अंतिम ऋणदाता है, अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी कोई भी कर्ज ना मिले तो वो रिजर्व बैंक से अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर 90 दिन के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक भी उसको ऋण देने से इनकार कर दे तो उसके लिए ऋण देने वाला फिर कोई नहीं है, तो दिवालिया हो गई होगा। तो ये बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहलाता है। देश में विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। अब देखिए ना, देश में विदेशी मुद्रा का जो कोष होता है, अब देखिए पूरे देश में कोई भी देश है तो उसका केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख कार्य यह है विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना। विदेशी मुद्रा के मतलब समझते हैं आप, जैसे अमेरिका का डॉलर है, इटली की लीरा है, जापान का जो मुद्रा है ना, येन, ऐसे ही रूस की रूबल है, भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, कनाडा का डॉलर है, सऊदी अरब का डॉलर है, ईरान का रियाल है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्रा चलती है। ब्रिटेन में पाउंड चलता है, फ्रांस में फ्रैंक। ये जो हमारे देश की मुद्रा आप जानते हैं, तो जैसे हमारे देश में मुद्रा चलती है ऐसी इन देशों में मुद्रा चलती है, उनके नाम अलग है, ठीक है। तो ये जो विदेशी मुद्राएं हैं इनको विदेशी मुद्रा बोलेंगे, विदेशी विनिमय बोलेंगे, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। अभी आपको अमेरिका जाना हो तो आपको क्या चाहिए, डॉलर। आप अपना रुपया देते हैं और बदले में डॉलर प्राप्त करेंगे तब जाएंगे अमेरिका, ठीक है। इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप स्टेट बैंक यानी कि रिजर्व बैंक के माध्यम से ले सकते हैं, दूसरा अपने बैंक के माध्यम से व्यवस्था करा सकते हैं, है ना। वो रिजर्व बैंक से आपकी विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करेगा आपके लिए। दूसरा एजेंट से ले सकते हैं, एजेंट कमीशन लेता है। जैसे कि बाजार में सब्जी बिकती है, आलू बिकते है, गाजर बिकती है, गोभी बिकती है, ऐसे ही एजेंट लोगों के पास में विभिन्न देशों की मुद्राएं होती हैं और आप उनसे बदल सकते हैं। अब बात यहां तक नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखना, उसको स्थायित्व रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसका कारण क्या है ना। अभी हमें तेल का आयात करना पड़ता है तो कहाँ से करें, विदेशी मुद्रा से। आवश्यक वस्तुओं का आयात विदेशी मुद्रा से या स्वर्ण से होता है, एक बात।
दूसरी बात, विनिमय दरें हैं हमारी। विनिमय दर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप देखिए वीडियो को। यानी विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई में, एक देश की मुद्रा की एक इकाई, याद करिए इस परिभाषा को, किस विनिमय दर से क्या विवरण है, ये काम आने वाला है। ठीक है, विनिमय दर किसे कहते हैं? किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयों को खरीद सकती है उसे विनिमय दर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयों को खरीद सकती है उसे विदेशी विनिमय दर। जैसे भारत के 63 रुपए $1 खरीद सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो ये दोनों देशों के बीच में विनिमय दर है। भारत के 63 रुपए है, अमेरिका का 63 है। इसी प्रकार एक पौंड 114 रुपए। समझ रहे हैं ना, ये विनिमय दर है। अगर आपको, आप इंग्लैंड में जाते हैं और आप अपने साथ में 10 लाख रुपए लेके जाते हैं, या आपके अकाउंट में 10 लाख है, तो वहां रुपया नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पाउंड। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड में। समझ गए? इसी प्रकार अगर अमेरिका में जाए और हमारे पास 63,000 रुपए हो, तो $1 हमें 63 रुपए में मिलेगा, तो 63,000 में कितने डॉलर मिलेंगे? समझ गए ना? ये जो विनिमय दर है इन्हें बनाए रखना जरूरी है, स्थायित्व जरूरी है इनके अंदर। विनिमय दरों में उच्च वचन अगर हो गए, उतार चढ़ाव यदि आएंगे, तो समझ लीजिए आयात निर्यात प्रभावित हो जाते हैं। देश पर जो ऋणों का भार है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी होगा। तो विनिमय दरों में अगर उतार चढ़ाव होंगे तो व्यापार चक्र एक तरीके से लागू होंगे। मतलब कहने का चक्र ये है कि हमारे जो व्यापार संतुलन है वो पक्ष और विपक्ष में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो विनिमय दरों में स्थायित्व बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इस कार्य को तभी किया जा सकता है जबकि विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण किया। समाशोधन गृह का कार्य। अब ये समाशोधन गृह क्या है? देखिए, जैसे हमारे और आपके अकाउंट इन बैंकों में होते हैं, ऐसे प्रत्येक बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक में होता है। मान लो एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक है। इस बैंक ने एक 10,000 का चेक किसी दूसरे बैंक के लिए जारी किया। मान लीजिए पंजाब बैंक के लिए जारी किया, ठीक है। और पंजाब बैंक के किसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 15,000 रुपए का चेक जारी किया। अब यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा को 5,000 रुपए, क्योंकि यहाँ 15,000 रुपए इसके नाम पे जारी हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के, और यहाँ 10,000 रुपए इसके नाम पे जारी हुआ है। यानी ए ने बी के नाम पर 10,000 और बी ने ए के नाम पर 15,000। ये दो बैंक हैं, ठीक है। तो बी को 5,000 रुपए इससे लेने, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक क्या करेगा कि 5,000 रुपए इसके अकाउंट से घटाएगा और इसके अकाउंट में डाल देगा। यह है समाशोधन कार्य। अब ऐसे में क्या हुआ, नकद लेन देन की आवश्यकता नहीं, और यदि ऐसा होगा तो बैंकों के लिए कम मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो समाशोधन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साप्ताहिक रिपोर्ट आती है, एक बैंक को दूसरे बैंक से लेना, दूसरे बैंक को तीसरे बैंक से लेना, तीसरे बैंक को चौथे बैंक से लेना है। तो वो उनकी साप्ताहिक रिपोर्ट के आधार पर जिस बैंक का जितना निकलना होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सब समझ गए? नेक्स्ट, साख मुद्रा का निरीक्षण। साख का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है।
अगर साख मुद्रा भी बिल्कुल मुद्रा की तरह होती है, जैसे साख साख जैसे नोट होते हैं, 100 का, 50 का, 500 का, 1000 का, सेम साख मुद्रा है। ये चेक है, आज के 7 तारीख में 2 महीने के लिए वैलिड होता है। साख मुद्रा यानी विनिमय विपत्र को बोलते हैं। जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया, हुंडी हो गई, चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट हो गया, तो ये सभी जो है विनिमय विपत्र कहलाते हैं। और साख मुद्रा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो साख जो है अगर बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मूल्य तो बढ़ेगी। मुद्रा की मांग के अनुरूप साख को रखना, यानी कि मुद्रा की मांग के अनुरूप साख की मात्रा में विस्तार और संकुचन होना चाहिए। इस काम को करना है रिजर्व बैंक के द्वारा। तो साख का नियमन नियंत्रण जो है रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य है। अन्य कार्य में देखिए, एक तो कृषि बिल हो गए। कृषि बिलों पर पुनर्कटौती रिजर्व बैंक करता है, कृषि वित्त की व्यवस्था करता है। ठीक है, क्यों कृषि वित्त की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? उद्योगों की व्यवस्था तो करनी चाहिए, कृषि की क्यों जरूरत पड़ती है? कृषि बिल यानी जो है कृषि साख की आवश्यकता इसलिए पूरी करनी आवश्यक है, कोई भी बैंक कृषि के लिए नहीं लोन देना चाहता है, तो कृषि में अक्सर कम लाभ है ना, पैसा लौटने की गारंटी ज्यादा नहीं होती। अब किसानों को भी चाहिए, किसानों को ट्यूबवेल लगाना है, बीज चाहिए, कल्टीवेशन के यंत्र चाहिए, तो उसके लिए उसको लोन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि साख की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये साख जो है, इस साख की व्यवस्था और साथ ही कृषि बिलों पर पुनर्कटौती रिजर्व बैंक करता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रजिस्टर यानी कि कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, दूसरा है विश्व बैंक, है ना। तो जो अन्य वित्तीय संस्थान है उनमें जो सम्मेलन होते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बैंक करता है। मुद्रा एवं बिल बाजार, मुद्रा एवं बिल बाजार का जो संगठन है, उसका जो नियंत्रण है रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। कटे हुए नोट जो होते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा वापिस लिए जाते हैं। तो ये रिजर्व बैंक के अन्य कार्य में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का उल्लेख कीजिए, या भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन कार्य की व्याख्या कीजिए। नोटों का निर्गमन, सरकार के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए, बैंकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को बताइए। छोटी छोटी 2-2, 4-4 नंबर के क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं। रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता की भूमिका किस प्रकार अदा करता है? 2 नंबर के क्वेश्चन। और रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यों का उल्लेख कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो सारे लिख दीजिए। ठीक है, साथ ही मैं पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो सन 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट जो कभी आता था, अब तो सिक्के आते हैं, 1 रुपए के नोट को पर किसके हस्ताक्षर होते थे या होते हैं? तो भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए। नमस्कार।